जय हिंद दोस्तों। मैं सत्येंद्र यादव। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम भारत का मानचित्र ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नीचे स्थान नहीं बचा, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ ड्रॉ, लेकिन अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये अपन जो पढ़ रहे हैं इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। इसको पहले करते हैं अपन हिमालय अपवाद तंत्र, और अगर हिमालय अपवाद तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और थर्ड पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा अगर बात करूं तो एक होता है अपना प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, और प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे नदियां हैं जो अब प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के अंतर्गत जो नदियां आती हैं उनमें सर्वप्रथम अगर बात करूं मैं तो नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद मैं बात करूं महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन अपन महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो मैं भारत की नदियों के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ उनको मैं दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक हिमालयी अपवाद तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, फिर उसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की बात करेंगे। तो हिमालयी अपवाद तंत्र का मतलब है यहाँ ये जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, ये जो क्षेत्र आता है, ये पूरा क्षेत्र है अपना, ये क्षेत्र को बोला जाता है हिमालयी अपवाद तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस नदी के बारे में। तो हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में।
तो सर्वप्रथम जिस नदी के बारे में अपना पढ़ेंगे वो है अपनी सिंधु नदी। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो हम देखेंगे कि सिंधु नदी में सिंधु नदी है वो अपनी यहाँ से निकलती है, यहाँ से ये। और ये जो स्थान है, मैं इस स्थान के बारे में बात करूँ तो ये आपकी मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील है, ये कहाँ स्थित है? ये तिब्बत, और तिब्बत आपको पता होगा कहाँ स्थित है? चीन में। तो सर्वप्रथम अगर मैं बात करूँ तो ये जो अपनी सिंध नदी है, सिंध नदी आपकी सिंधु नदी है, वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट। तो मानसरोवर झील के निकट ये जो स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं चैम यांग डोंग ग्लेशियर। ठीक है, याद रखना है, चैम यांग डोंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो सिंधु नदी है यहाँ से निकलती है और आगे बहती हुई कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। और भारत में जहाँ प्रवेश करती है वाला पॉइंट भारत का है, तो इसका नाम बोला जाता है, ये जो स्थान है वो है दम चौक। और ये दम चौक स्थान है वो कहाँ पर स्थान है? कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपसे, देखिए सिंधु नदी है वो यहाँ से निकलती हुई आगे बहती हुई कहाँ पहुँचती है? भारत में प्रवेश करती है। स्थान का नाम है दम चौक लद्दाख। यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये सिंधु नदी आगे की ओर बढ़ती है, बहती हुई, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बहने के बाद यहाँ पर वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए वो है आपकी आगे बहती हुई आगे गिर जाती है ये। तो सिंधु नदी है, ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर 2880 किलोमीटर है। और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और ये जो नदी है सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। अगर मैं सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करूँ तो सिंधु नदी में यहाँ से एक नदी है, इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है श्योक। ठीक है, यहाँ से एक और नदी है, इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है कुर्रम। और यहाँ पर इसकी एक और सहायक नदी है सिंधु नदी की, उसका नाम है काबुल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये ऊपर से जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसका श्योक, कुर्रम और काबुल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिंधु नदी के बारे में, अपन देख रहे हैं तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, आप देख रहे हैं, अभी अपने देखा भी था मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील के निकट मानसरोवर झील के निकट इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और उस जगह को बोलते हैं अपन चैम यांग डोंग ग्लेशियर। यहाँ से क्या होता है? सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम स्थल। इसके बाद अगर बात करें इसका जो समापन होता है, जहाँ पर जाके मिल जाती है, उस स्थान का नाम है अरब सागर। अरब सागर में जाके क्या हो जाता है? नदी मिल जाती है। ठीक है, अगर अपन बाद में आगे बात करें तो यह सिंधु नदी तीन देशों में बहती है। अगर उन तीन देशों की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम चीन के बाद भारत में प्रवेश करती है, और भारत के बाद वो कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी है किन देशों में बहती है, तो याद रखना है चीन, भारत और पाकिस्तान में नदी बहती है। अगर मैं इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदियों की, तो आपने देखा होगा इसकी सहायक नदियां जो ऊपर से जो आने वाली नदी मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर श्योक, कुर्रम और काबुल।
लेकिन इसके नीचे भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, उनका अगर क्रम देखें तो उनका क्रम में अगर बात करें अपन तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये भी आपकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ? ये याद रखना, सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। अब इनकी बात करेंगे अपन, ठीक है। आगे बात करें अपन इसकी सहायक नदियों में चेनाब की, तो आप देखें चेनाब जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। चेनाब नदी की बात करूँ, इसका उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है यहाँ से देखें आप, इस जगह से हिमाचल प्रदेश के बड़ा लालचा दर्रे से, यहाँ से ये चेनाब नदी आगे बहती हुई, ये आप देख रहे हैं चेनाब नदी आगे बहते हुए ये किस नदी में मिल गई है? सिंधु नदी में मिल गई है। कौन सी नदी है आपकी? ये आपने देखा अभी, इस नदी का नाम है चेनाब नदी, ठीक है। अगर मैं चेनाब नदी के बारे में बात करूं तो देखेंगे अपन, हेडिंग डालते हैं अपन, अगली हेडिंग है अपनी चेनाब नदी। चेनाब नदी की मैं बात करूं तो चेनाब नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल याद रखना आप, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से। याद रखना इसका जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला दर्रे से, ठीक है। अब मैं आपको बात करूँ कि जो चेनाब नदी है उसका जो निर्माण हुआ था, इसका जो निर्माण हुआ था, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूँ तो इसका निर्माण दो नदियों से हुआ था। दो नदियों से, अगर उन दो नदियों की मैं बात करूँ तो एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। तो याद रखना, जब ये आप इधर देख रहे होंगे, यहाँ से ये चेनाब नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से हुआ? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लालचा दर्रे से। लेकिन इस नदी से पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो निर्माण हुआ था दो नदियों से हुआ था, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम क्या है? भागा। अगर मैं बात करूं, इसलिए आगे याद रखना, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो इसका जो समापन होता है, चेनाब नदी का जो समापन होता है वो कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में, ठीक है। लेकिन याद रखना, सिंधु नदी में मिलने से पहले, याद रखना सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? झेलम, रावी, सतलज और कौन सी? व्यास। याद रखना ये सभी नदियाँ किस नदी में मिलती हैं? चेनाब नदी में। अपन देखेंगे कैसे मिलती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस नदी का नाम, तो इस नदी का नाम अपन ने पढ़ा था, इस नदी का नाम क्या है? चेनाब, ठीक है। तो ये चेनाब नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होते हुए ये कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगली नदी को देखते हैं। तो अगली नदी का नाम है झेलम, और झेलम नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ से है कश्मीर घाटी के यहाँ से। तो याद रखना ये झेलम नदी है, आगे बढ़ती हुई चलती हुई यहाँ पर बहती हुई, अब याद रखना यहाँ के बाद ये भारत और पाकिस्तान की, ये आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये नदी किस नदी में मिल जाती है? ये चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम जो है वो है आपका झेलम। क्या नाम है? झेलम नदी है। और अपन झेलम नदी के बारे में बात करें तो तीसरी नदी के बारे में बात करें अपन तो उस नदी का नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी के अगर मैं उद्गम स्थान की बात करूं, उद्गम स्थल,
तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट, वेरीनाग के निकट शेष नाग झील से होता है। याद रखना, जो आपकी झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल है कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। ठीक है, अब याद रखना ये आपने देखा था अभी, ये जो है ये जगह है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे देखें, ये जो नदी है श्रीनगर, श्रीनगर के निकट, श्रीनगर के निकट भूलर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलर झील से प्रवाहित होते हुए 170, याद रखना 170 किलोमीटर की भारत व पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। ये याद रखना, श्रीनगर के निकट भूलर झील से प्रभावित होते हुए 170 किलोमीटर की भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। आप इधर देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से झेलम नदी का उद्गम हुआ, झेलम नदी आगे बहते हुए ये जो सीमा बना रही है, ये सीमा है, वो जो बाउंड्री है वो 170 किलोमीटर की है, और ये बाउंड्री पाकिस्तान और भारत के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहते हुए कहाँ मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर श्रीनगर है तो श्रीनगर के निकट कौन सी झील है, भूलर झील से प्रभावित होते हुए। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ इसके बाद नदी की, तो अगली नदी के बारे में बात करें अपन, तो वो है रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो रावी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ से ये बहती हुई ये आगे किस में मिल जाती है, चेनाब में। तो ये भी नदी कौन से मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है, कौन सी नदी है, रावी नदी है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कौन सी नदी है, रावी नदी। अब रावी नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो रावी नदी हेडिंग डालते हैं अगली, रावी नदी। तो अगर रावी नदी की मैं बात करूं तो इसका जो उद्गम स्थल है, रावी नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता पेपर में कि धौलाधार और पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणियाँ, श्रेणियों, याद रखना धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों का जल, जल बहाकर ले जाती हैं, ले जाती है। याद रखना, जो रावी नदी है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों का जल बहाकर ले जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ रावी नदी का उद्गम स्थल, तो यहाँ पर धौलाधार और यहाँ पर आगे कौन सी, पीर पंजाल, यहाँ पर धौलाधार और यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणियों का जल बहाकर ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और इसका जो समापन होता है, समापन की मैं बात करूँ तो ये चेनाब में, कहाँ मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। अब चेनाब नदी में मिल गई, इसके बाद अगर अपन बात करें आगे, तो अगली नदी का नाम पढ़ते हैं अपन सतलज, सतलज। अगर अपन सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है। तो अपन देखते हैं कि जो सतलज नदी है वो मानसरोवर के निकट, यहाँ से देखें मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है। इसका उद्गम जो होता है, ये देखें आप, यहाँ से ये सतलज नदी बहती हुई आगे यहाँ पर जाके मिल जाती है। तो आप देख रहे होंगे ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है, सतलज नदी है।
तो अगर मैं सतलज नदी के बारे में बात करूँ तो आप देखें जो सतलज नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? मानसरोवर, मानसरोवर के निकट राकस ताल से, मानसरोवर के निकट राकस ताल से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये जो प्रवेश करती है, देखें आप भारत में, देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये है सतलज नदी, यहाँ से मानसरोवर के निकट राकस ताल से क्या करती है? प्रवेश करती है। अब इसके बाद अगर बात करें अपन तो आगे बहती हुई यहाँ पर ये भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है तो वो याद रखना आप, सिपकीला, सिपकीला दर्रे से करती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी है, सतलज नदी है, भारत में प्रवेश करती है तो सिपकीला दर्रे से क्या करती है? प्रवेश करती है। और याद रखना इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर, इसी नदी पर स्थित है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध इसी नदी पर स्थित है। और ये याद रखना है बांध है वो आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये एचपी का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। इसका भी समापन, अगर मैं इसके समापन की बात करूँ तो ये भी किसमें मिल जाती है? ये भी चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। और याद रखना इसकी सहायक नदी है, जो मैं भी बताऊँगा आपको, इसकी जो सहायक नदी है वो क्या है? ब्यास है। अब अगली नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो उस नदी का नाम है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी को अपन देखें तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो अपन देखते हैं इसका यहाँ से, ये ब्यास नदी है, यहाँ से निकलती हुई हर के यहाँ पर ये जो नदी पड़ी है अपन ने, ये नदी कौन सी है? ब्यास नदी है। अगर इस ब्यास नदी की मैं बात करूँ, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें अपन ब्यास नदी के बारे में, तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है, ब्यास नदी, और ब्यास नदी का जो उद्गम है, उद्गम है रोहतांग दर्रे। इसका उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रे के निकट, दर्रे के निकट ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से होता है। इसका जो उद्गम यहाँ से होता है। अगर मैं बात करूँ, ये पेपर में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए हरके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रही है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ पर एक हरके नामक बैराज या डैम बनाया गया है। यहाँ पर आके ये ब्यास नदी आगे बहती हुई और सतलज में ही हरके नामक स्थान पर आकर क्या होती है? मिल जाती है। इसी स्थान पर याद रखना हरके बैराज का निर्माण हुआ है। इसी स्थान पर हरके, जहाँ पर दोनों सतलज नदी और ब्यास नदी मिलती हैं, वहाँ पर हरके बैराज, बैराज का निर्माण हुआ है, जहाँ से, जहाँ से भारत की सबसे, भारत की सबसे, भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकलती है। ठीक है। और याद रखना इसी इंदिरा गांधी नहर को याद रखना राजस्थान की, राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो अपन ने पूरा बात की है, ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र था।
इसमें अपन सभी नदियाँ देखनी है। सिंधु नदी थी, ये आपकी झेलम नदी, ये चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। तो ये जो अपन ने आज बात की है वो किसकी बात कही थी? सिंधु नदी तंत्र। लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि यहाँ पर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता हुआ। क्या हुआ? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत याद रखना, पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के जो जल है उस पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। और इंडिया को याद रखना आप, रावी, ब्यास और सतलज नदी, सतलज ये रावी, ब्यास और सतलज नदी हैं, इनके जो पानी है उसको नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो ये सिंधु जल समझौता पूछा जाता है। इसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियों के जल को नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया था। तब सिंधु, झेलम और चेनाब, और इंडिया की बात करूं तो रावी, ब्यास और सतलज। अब मैं आपको ये याद रखना आप क्रम, कि कभी कभी क्या होता है MPPSC वगैरह में एक क्रम पूछ लिया जाता है नदियों का क्रम। तो सबसे पहले याद रखना आप, सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम नदी, उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। तो आज अपन ने बात की है, ये सभी जो अपन ने बात की है ये किसके बारे में बात की? अपन ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, और ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप ये देखें, ये अपन ने पढ़ा है, ये सब कुछ आपको PDF में मिल जाएंगे वीडियो के नीचे। ये देखिए आप, ठीक है। ये सब नोट्स भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं, ये सब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों आप मेजर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। साथ ही दोस्तों मिलते हैं सेकंड क्लास में। जय हिंद।